भारत में टेस्ला की एंट्री को लेकर सालों से कयासों का दौर जारी था। हर बार बात बनते बनते रह जा रही थी। हाई इंपोर्ट ड्यूटीज, लोकल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस, भारत में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कमियों और बहुत सारे ऐसे मुद्दों ने टेस्ला और भारत सरकार के बीच बातचीत को बार बार रोक दिया था। लेकिन अब दुनिया की सबसे चर्चित और फेमस इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला मुंबई में अपना पहला ऑफिशियल शोरूम लॉन्च करने जा रही है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा की गई ईवी पॉलिसी में ढील, जिसमें इंपोर्ट ड्यूटीज कम की गई और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करने वाले बदलाव किए गए, उससे टेस्ला को इंडिया में ऑपरेट करने में थोड़ी आसानी होने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी शुरुआत में भारत में मॉडल 3 और मॉडल Y जैसी गाड़ियों को इंट्रोड्यूस कर सकती है। साथ ही टेस्ला का प्लान है कि वो बैंगलोर में एक R&D सेंटर और गुजरात या महाराष्ट्र में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की पॉसिबिलिटीज को भी एक्सप्लोर कर सकती है। ऐसे में टेस्ला की एंट्री भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रिवॉल्यूशन का एक नया मोड़ माना जा रहा है। इससे न सिर्फ हाई एंड ईवी मार्केट्स में कंपटीशन बढ़ेगा, बल्कि भारत के सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट गोल को भी एक मेजर बूस्ट मिलने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है, जिस टेस्ला को हम सब एलन मस्क की कंपनी मानते हैं, असल में उसके ओरिजिनल फाउंडर एलन मस्क नहीं थे। जी हाँ, सही सुना। इस कंपनी की शुरुआत 2 टेक इंजीनियर्स ने की थी और उनकी कहानी मस्क से भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगाम। टेस्ला का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही नाम आता है, दैट इज एलन मस्क। उनकी बोल्ड लीडरशिप और कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स ने टेस्ला को हमेशा लाइमलाइट में बनाए रखा है। कंपनी की स्लीक डिजाइन, कभी अनमैच्ड मानी जाने वाली कटिंग एज टेक्नोलॉजी और उसका स्काई रॉकेटिंग स्टॉक प्राइस, इन सब ने मिलकर टेस्ला को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक बना दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेस्ला मस्क की कंपनी नहीं है, बल्कि मस्क इससे एक इन्वेस्टर की हैसियत से जुड़े थे। टेस्ला की शुरुआत होती है 2 इंजीनियर्स, मार्टिन एबरहार्ड और मार्टिन टारपेनिंग से, जिन्होंने 2003 में टेस्ला की नींव रखी थी। उनका विजन सिंपल था कि एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बनाई जाए जो ना सिर्फ एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, बल्कि परफॉर्मेंस के मामले में भी ट्रेडिशनल पेट्रोल कार से कम ना हो। उन्होंने कंपनी का नाम रखा दिग्गज साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के नाम पर। टेस्ला ने अल्टरनेट करंट्स पर जो काम किया, उनका फल आज पूरी दुनिया को मिल रहा है। ये बात और है कि अपने जीते जी टेस्ला उतने मशहूर कभी नहीं हुए जितना उनके राइवल थॉमस एल्वा एडिसन हुए थे। खैर, टेस्ला की शुरुआत में मार्टिन एबरहार्ड कंपनी के पहले सीईओ बने, जबकि मार्क टारपेनिंग इंजीनियरिंग और फाइनेंस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। दोनों ने 1990 के दशक में मिलकर एक टेक स्टार्टअप शुरू किया था, नूवो मीडिया, जिसने दुनिया के शुरुआती सक्सेसफुल ई रीडर्स में से एक रॉकेट ई बुक बनाया था। इस प्रोडक्ट ने उन्हें टेक सर्कल में पहचान दिलाई थी, पर साल 2000 में उन्होंने अपनी इस कंपनी को $187 मिलियन में जेमस्टार टीवी गाइड को बेच दिया था। इसके बाद दोनों ने कुछ नया और कुछ बड़ा करने के लिए आइडियाज पे काम करना शुरू किया और यही तलाश उनको लेकर आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में, जहां से आज की टेस्ला की कहानी शुरू हुई। एबरहार्ड को स्पोर्ट्स कारों का काफी शौक था। 9/11 के बाद अमेरिका की फॉरेन ऑयल्स पर डिपेंडेंसी और क्लाइमेट चेंजेस को लेकर बढ़ती चिंता ने उन्हें कुछ एक्साइटिंग के साथ साथ सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार किया। इसी सोच ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की राह तैयार की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ई रीडर्स से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स तक का ये जो ट्रांजिशन है वो आखिर कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि ये मूव उतना अननेचुरल नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। दोनों ही फील्ड में कॉमन चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि नई टेक्नोलॉजीज को एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी से इंटीग्रेट करना और बैटरी लाइफ, एनर्जी एफिशिएंसी और पावर मैनेजमेंट जैसे कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। वैसे टेस्ला पहली कंपनी नहीं थी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मास मार्केट में लाना चाहती थी, बल्कि इससे पहले भी जनरल मोटर्स ने 1996 से 1999 के बीच EV1 लॉन्च की थी। लेकिन बाद में सारे मॉडल्स को रिकॉल और डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। फिर टोयोटा ने 1997 में RAV4 इलेक्ट्रिक व्हीकल पेश किया था। इसके अलावा AC प्रपल्शन जैसी छोटी कंपनियों ने भी EV प्रोटोटाइप्स बनाए थे, जिनमें से उनका टेज़रो स्पोर्ट्स कार डिजाइन बाद में टेस्ला के डिजाइन को इन्फ्लुएंस करता है। फिर 2000 के दौरान फिस्कर ऑटोमोटिव्स,
थिंग्स ग्लोबल और कोडा ऑटोमोटिव जैसी कंपनियां भी ईवीज पर काम कर रही थी, लेकिन ज्यादातर फेल हो गई थी। पर एबरहार्ड और टर्पनिंग की सोच बाकियों से अलग थी, क्योंकि वो एक ऐसी ईवी बनाना चाहते थे, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाहते थे जो हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार। एबरहार्ड और टार्पेनिंग जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पावर सोर्सेस के बारे में सोच रहे थे, तब उनका ध्यान गया लैपटॉप और मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरीज पर। उन्हें लगा कि यही बैटरीज ईवीज के लिए सबसे प्रैक्टिकल और लाइट वेट के साथ साथ अच्छा सॉल्यूशन बन सकती है। अपने कॉन्सेप्ट्स को वैलिडेट करने के लिए उन्होंने हजारों लैपटॉप बैटरी सेल्स खरीदे और उसको डिसमेंटल किया, और उसके बाद ऑटोमोटिव यूज के लिए उसकी परफॉर्मेंस और सेफ्टी को टेस्ट किया। इसी दौरान टेस्ला की पहली कार का आइडिया बना टेस्ला रोडस्टर। लेकिन ये कार पूरी तरह से कंपनी ने खुद नहीं बनाई थी, बल्कि कई पार्टनर्स के साथ मिलकर इसको बनाया गया था। टेस्ला ने एसी प्रपल्शन नाम की एक कंपनी से उसकी इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन टेक्निक का लाइसेंस लिया, यानी कि उनकी बैटरी और मोटर्स से जुड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। साथ ही लोटस नाम की एक और कंपनी से एलाइस कार का ढांचा लिया गया और उसे अपनी जरूरत के हिसाब से बदलकर इस्तेमाल किया। इससे टेस्ला को नई गाड़ी का पूरा ढांचा खुद बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, जिससे उनका पैसा और समय दोनों बच गया। अब अगर हम रोडस्टर के कोर टेक्निकल क्वालिटीज की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फीचर था इसकी बैटरी पैक, जो कि 6831 लिथियम आयन सेल्स का था। इन सेल्स को एक हाईली सोफिस्टिकेटेड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया था, जिससे ये कार एक चार्ज में लगभग 245 मील यानी कि 394 किलोमीटर तक चल सकती थी, जो उस वक्त की बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल से कहीं ज्यादा थी। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये कार 0 से 60 माइल्स पर आवर की स्पीड सिर्फ 4 सेकेंड में पकड़ लेती थी, यानी कि एक स्पोर्ट्स कार की तरह। लेकिन इस विजन को रियलिटी में बदलना आसान नहीं था। इसके लिए इंजीनियर्स को स्पेशली नई कूलिंग सिस्टम डिजाइन करनी पड़ी ताकि बैटरी ओवरहीट ना हो। साथ ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार किया गया और पहली बार ईवीज के लिए ऐसे सेफ्टी फीचर्स बनाए गए जो न सिर्फ पैसेंजर्स बल्कि बैटरी पैक को भी किसी एक्सीडेंट की हालत में प्रोटेक्ट कर सके। आज टेस्ला की हर गाड़ी में इन कोर टेक्नोलॉजीज का कहीं ना कहीं रिफाइंड और इवॉल्व वर्जन मौजूद है, जो आप देख सकते हैं। शुरुआत में टेस्ला को पूरी तरह से एबरहार्ड और टार्पेनिंग ने अपनी पर्सनल सेविंग से फंड किया था। उस वक्त इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी को सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडी जरूर मिल रही थी, लेकिन 2004 के आते आते उन्हें समझ में आ गया था कि इस विजन को हकीकत बनाने के लिए एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत होने वाली है, वो भी काफी बड़े लेवल पर। और यहीं से कहानी शुरू होती है एलन मस्क की। मस्क तब एक बोल्ड टेक सेवी एंटरप्रेन्योर के तौर पर काम कर रहे थे। पहले Zip2 और फिर X.com जैसी हाई प्रोफाइल वेंचर से उनको काफी पॉपुलैरिटी मिल चुकी थी। उन्हें एम्बिशियस और फ्यूचरिस्टिक आइडियाज में पैसा लगाने वाला विजनरी माना जाता था। 2004 में टेस्ला ने अपनी सीरीज ए फंडिंग राउंड शुरू किया और उसमें कम से कम उनको $7.5 मिलियन की फंडिंग मिली थी, और इसमें अकेले मस्क ने $6.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। इस भारी इन्वेस्टमेंट के बदले मस्क को कंपनी के बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। हालांकि मस्क शुरुआत में डे टू डे ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ करते थे, लेकिन उनका नाम, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल विजिबिलिटी ने टेस्ला को एक मैसिव क्रेडिबिलिटी बूस्ट दिया, और यही वजह थी कि दूसरे इन्वेस्टर्स का भी भरोसा इस कंपनी में बढ़ता गया। लेकिन फिर ईवीज को बनाना सिर्फ एक कार मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं था, बल्कि एक कैपिटल इंटेंसिव, हाई रिस्क, टेक हैवी गैम्बल था। इसलिए इसमें बैटरी टेक्नोलॉजीज पर खर्च, थर्मल और सेफ्टी इनोवेशन की जरूरत और उस पर लेयर्ड गवर्नमेंट रेगुलेशंस जैसे हर मोड़ पर नया फाइनेंशियल और इंजीनियरिंग चैलेंज देखने को मिल रहा था। इन्हीं हालातों में मस्क ने टेस्ला को डूबने से बचाने के लिए कई तरह की, या कह सकते हैं कि फंडिंग राउंड में इन्वेस्टमेंट किया। अगर अमाउंट की बात करूं तो उन्होंने टेस्ला में $70 मिलियन से भी ज्यादा का पर्सनल इन्वेस्टमेंट किया था, जो टेस्ला के सर्वाइवल और ग्रोथ दोनों के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। जब टेस्ला ने अपनी पहली गाड़ियां बनाना शुरू किया तो इसके लिए कैलिफोर्निया में एक बहुत बड़ा प्लांट चुना गया। ये प्लांट करीब 5.3 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ था और पहले इसे टोयोटा और जनरल मोटर्स की जॉइंट ओनरशिप में इस्तेमाल किया गया था। इस फैक्ट्री में 1.5 मील लंबी असेंबली लाइंस थी, जहां गाड़ियों के अलग अलग हिस्से जोड़े जाते थे।
ये साफ दिखाता है कि टेस्ला अब सिर्फ एक छोटा स्टार्टअप नहीं रह गया था, बल्कि वो अब एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरह सोचने और काम करने लगा था। लेकिन इस ग्रोथ के साथ साथ टेस्ला के अंदर पावर स्ट्रगल भी तेज हो रहा था। एलन मस्क जो शुरुआत में सिर्फ एक इन्वेस्टर या एडवाइजर के तौर पे काम कर रहे थे, अब कंपनी के ऑपरेशंस, स्ट्रेटजीज और यहाँ तक कि प्रोडक्ट डिजाइन में भी काफ़ी इंटरफेयर करने लगे थे। उन्होंने कई बार मैनेजमेंट की राय को दरकिनार किया, क्रिटिकल डिसीजंस पर वीटो लिया। CNBC की एक रिपोर्ट के अनुसार मस्क की एक्सट्रीम माइक्रो मैनेजमेंट ने कई बार समय और पैसे दोनों की बर्बादी की। जैसे जैसे टेस्ला आगे बढ़ी, मस्क और एबरहार्ड के बीच में टकराव बढ़ता चला गया। अब कंपनी की डायरेक्शन, स्पेंडिंग प्रायोरिटीज और लीडरशिप स्टाइल को लेकर डिफरेंसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। 2007 तक सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि रोडस्टर्स का प्रोजेक्ट डिले हो चुका था और उसका बजट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अगस्त 2007 में मस्क डोमिनेटेड बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया। इसमें एबरहार्ड को CEO पद से हटाकर प्रेसिडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बना दिया गया। मिशेल मार्क को इंटरिम CEO नियुक्त किया गया, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। सिर्फ 5 महीने बाद ही एबरहार्ड ने कंपनी को पूरी तरीके से छोड़ दिया और इसके बाद जीव ड्रोरी इनको CEO बनाया गया था। लेकिन जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया और टेस्ला की हालत डगमगाने लगी, तो अक्टूबर 2008 में मस्क खुद ही CEO बन गए और इसी साल मार्क टारपेनिंग ने भी टेस्ला को अलविदा कह दिया था। हालांकि टेस्ला के दोनों ओरिजिनल फाउंडर्स अब कंपनी में नहीं थे, लेकिन अगले एक दशक में मस्क ने टेस्ला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जैसे रोडस्टर को मार्केट में लाया गया, फिर लॉन्च के लिए मॉडल S यानी लग्जरी सेडान, मॉडल X SUV और मॉडल 3 जो एक अफोर्डेबल मास मार्केट EV बन गई थी। इन सभी बदलावों के बीच एक बात साफ थी कि टेस्ला अब एक विजनरी स्टार्टअप नहीं, बल्कि एक हाई स्टेक टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑटो जॉइंट बन चुका था और अब इसके स्टीयरिंग व्हील्स पर पूरी तरह से एलन मस्क का कंट्रोल हो गया था। 2009 में एबरहार्ड ने टेस्ला और एलन मस्क के खिलाफ एक बड़ा केस किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी ने उनके साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन किया है और मस्क ने उनके खिलाफ मानहानि भी की है। इस पूरे विवाद की जड़ थी एबरहार्ड का दावा कि मस्क खुद को टेस्ला का फाउंडर बताकर असली हकदारों का नाम मिटा रहे हैं, जबकि हकीकत में मस्क एक अर्ली इन्वेस्टर थे जिन्होंने बाद में धीरे धीरे कंपनी की कमान अपने हाथ में ले ली थी। सितंबर 2009 में यह केस कोर्ट से बाहर सेटल हो गया, लेकिन इसके टर्म्स पब्लिक नहीं किए गए। हालांकि सेटलमेंट का एक साफ साफ नतीजा ये दिखा कि टेस्ला ने ऑफिशियल तौर पर 5 लोगों को कंपनी के फाउंडर के रूप में मान्यता दी। एक इयान राइट्स, दूसरे मार्टिन एबरहार्ड, तीसरे मार्क टारपेनिंग, चौथे जेबी स्ट्राबेल और 5वें एलन मस्क। लेकिन भले ही कानूनी रूप से फैसला हुआ हो, मीडिया और पब्लिक नैरेटिव कुछ और ही कहता है। ज्यादातर प्रेस कवरेज और सक्सेस स्टोरीज में टेस्ला को हमेशा एलन मस्क के टेस्ला के नाम से जाना जाता है और एबरहार्ड और टारपेनिंग जैसे फाउंडर इतिहास के फुटनोट में सिमट गए हैं, यानी कि हकीकत और परसेप्शंस के बीच में एक बड़ा फर्क बन गया है और टेस्ला की कहानी जैसा दुनिया जानती है उसमें स्पॉटलाइट पूरी तरह से एलन मस्क पर आ गई। भले ही आज टेस्ला का नाम एलन मस्क के नाम से जुड़ा हो, लेकिन एबरहार्ड और टारपेनिंग ने वो बुनियादी काम किए हैं जिसकी वजह से न सिर्फ टेस्ला बल्कि पूरी इंडस्ट्री को एक नई दिशा मिली है। इन दोनों की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी ईवीज में लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल करना, वो भी तब जब बाकी कंपनियां अभी तक पुरानी बैटरीज फॉर्मेट पर ही काम कर रही थी। इसके अलावा एक विजनरी बिजनेस मॉडल डेवलप करना, जिसमें पहले हाई एंड इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार यानी कि रोडस्टर बनाना और फिर मास मार्केट की तरफ बढ़ना शामिल था। साथ ही टेस्ला ब्रांड की शुरुआत करना और उसे एक्साइटमेंट, परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी जैसे कोर वैल्यूज से जोड़ना, और सबसे इंपॉर्टेंट वो इनिशियल इंजीनियरिंग टीम बनाना जिसमें टेस्ला की फाउंडेशन टेक्नोलॉजीज जैसे कि बैटरी पैक्स, थर्मल मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम, ये सब तैयार किए गए थे। टेस्ला से अलग होने के बाद भी दोनों ने क्लीन टेक्नोलॉजीज में अपना काम बरकरार रखा। जैसे एबरहार्ड ने कुछ समय के लिए वॉक्सवैगन एजीज के इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन को लीड किया और फिर एक ईवी बैटरी सिस्टम पर काम करने वाली अपनी खुद की कंपनी शुरू करी। वहीं टारपेनिंग ने कई प्रॉमिसिंग क्लीन टेक स्टार्टअप्स में वेंचर इन्वेस्टर्स के तौर पे काम किया ताकि सस्टेनेबल इनोवेशन को आगे बढ़ाया जा सके।
और आज भले ही उनकी पहचान मस्क के नाम के पीछे छिप गई हो, लेकिन टेस्ला और ईवी रेवोल्यूशन की नींव में इन दोनों का विजन, इंजीनियरिंग, एक्सीलेंस और करेज हमेशा याद रखा जाएगा। टेस्ला की मार्केट वैल्यू को लेकर लंबे समय से एनालिस्ट काफी हैरान है। वजह है टेस्ला आज भी टोयोटा, फोर्ड या वॉक्सवैगन जैसी लेगेसी ऑटो कंपनीज के मुकाबले कम गाड़ियां बनाती है, लेकिन फिर भी इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अक्सर इन सभी कंपनियों को मिलाकर भी ज्यादा हो जाती है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल बहुत से इन्वेस्टर्स और मार्केट एक्सपर्ट टेस्ला को सिर्फ एक कार कंपनी नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में देखते हैं, जिसकी ग्रोथ के कई अलग अलग रास्ते हैं। यूबीएस के एक एनालिस्ट ने 2025 में कहा था कि हम लगभग निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मार्केट टेस्ला को एक ऑटो कंपनी नहीं बल्कि एक एआई कंपनी के तौर पर ट्रीट कर रहा है। इस नजरिए से तिमाही डिलीवरी या कार बिक्री उतनी मायने नहीं रखती जितना कि टेस्ला की रिन्यूएबल एनर्जी, सॉफ्टवेयर और एआई कैपेसिटी को फ्यूचर कैश में बदलने की पोटेंशियल मायने रखती है। लेकिन इस वैल्यूएशन अप्रोच को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं। आलोचकों का कहना है कि टेस्ला को अब ऑटोनोमस ड्राइविंग की फील्ड में जबरदस्त कंपटीशन मिल रहा है, वो भी ना सिर्फ ट्रेडिशनल ऑटोमेकर से बल्कि टेक गेंट जैसे कि गूगल, ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसी एआई कंपनी से भी। और वो मानते हैं कि टेस्ला की एआई कैपेसिटी शायद उतनी आगे नहीं है जितना उसका दावा किया जा रहा है। वहीं कुछ सपोर्टर्स का कहना है कि टेस्ला के वर्टिकल इंटीग्रेशंस यानी कंपनी खुद अपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बैटरीज, चार्जिंग नेटवर्क सब कुछ खुद ही बनाती है और कंट्रोल करती है, और यही हॉलिस्टिक कंट्रोल टेस्ला को ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एआई डिप्लॉयमेंट के मामले में एक यूनिक एज देता है जो बाकी किसी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। अब इसका कितना फायदा भारत को होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन आपका टेस्ला कंपनी की हिस्ट्री को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।